हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th का क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य आत्मकथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस राइटर के बारे में जान लेना जरूरी है जिन्होंने यह रचना की है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के जन्म, मृत्यु और उनकी मेन जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। ठीक है, तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में जानिए। चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी हिंदी के ये श्रेष्ठतम काव्यकृति मानी जाने वाली हैं। कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। उन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये उनके नाटक थे। तो कंकाल, तितली, इरावती ये उनके उपन्यास थे। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है ना, तो अभी उनके बारे में हमने इतना जान लिया। अब देखिए, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया। अब ये जो आत्मकथा लिखा गया था, जो प्रसाद जी ने लिखा था, वो अपने मित्रों के आग्रह पर उन्होंने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें अपनी। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे, वो इससे असहमत थे और असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। और ये जो जयशंकर प्रसाद थे वो कौन से थे? ये छायावादी कवि थे। ठीक है, ये छायावादी कवि थे। तो इनके दोस्तों ने, इनके मित्रों ने इनको आग्रह किया कि ये भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन ये इस पर असहमत थे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। लेकिन इस असहमति के तर्क से जो पैदा हुई थी उससे लिखा गया आत्मकथ्य। तो अब आगे इनका आत्मकथ्य में पहला पद देखते हैं। पहले पद में है, अब ये प्रसाद जी क्या कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब इनमें पहले शब्दार्थ देखोगे। मधुप का मतलब है भंवरा। ठीक है, अनंत मतलब असीम, मलिन मैला, उपहास मजाक। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मन को, जो उनका मन है, उन्होंने मधुप से मतलब भंवरे से तुलना की है कि जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कह जाता है, उनको नहीं पता है कि वह कौन सी कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह अपने जीवन में कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उनके समीप यहाँ इस लाइन में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भंवरा अपनी कौन सी कहानी कह जाता है, वह अपने जीवन में कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां पेड़ों की, जो कभी इतनी घनी थी, वो अब मुरझाकर गिर रही हैं। तो मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन इस पत्ते की तरह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। इस समाप्त होने वाले जीवन के बारे में मैं क्या लिखूं? इस तरह से ये अपने व्यथा कहते हैं कि इस जीवन के बारे में मैं क्या कहूं। अगली पंक्ति देखते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि के अनुसार ये नीला आकाश, कवि के अनुसार ये जो नीला आकाश है, जो अनंत तक फैला हुआ है, अनंत नीलिमा जो अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने जीवन का इतिहास लिखा है। उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास।
अब जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है। यह लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। अब यहाँ देखो, यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग। जिसने भी अपनी आत्मकथा लिखी है वो कह रहे हैं कि आत्मकथा लिखकर दुनिया को अपना मजाक उड़ाया है। यह लोग इसे पढ़कर के हंसते हैं। किसी की भी आत्मकथा अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या होता आया है, तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर लोग हंसते हैं। तो उन्होंने यहाँ यही कहा है कि अपना व्यंग मलिन उपहास। इसके बाद अब आगे वाला अगले पद में प्रसाद जी क्या कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं, मतलब फिर भी तुम कहते हो कि मैं कह डालूं, जबकि इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तब भी तुम कहते हो कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी दुर्बलता कह डालूं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि ने अपने मित्रों से यह सवाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे भी अपने जीवन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। वो कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन रूपी जो गगरी है वो बिल्कुल खाली है, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ लिखूं। अगर मैं लिखता हूं तो उस पर मेरा मजाक बनाएं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही हो खाली करने वाले। अब वो अपने मित्रों में व्यंग कहते हैं कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर कहीं ऐसा न हो कि वे खुद ही मेरे दुखों का कारण समझ बैठे। अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। वह सोचने लग जाए कि उन्होंने मेरे जीवन रूपी गगरी को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही तो नहीं है मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली करने वाले। ठीक है, साथ साथ में इनके शब्दार्थ भी देखते चलोगे। अगला पद देखिए, यह विडंबना अरी सरलते, यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। ठीक है, विडंबना मतलब चिढ़ाना, प्रवंचना मतलब ठगी या ठगना। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि कवि का स्वभाव बहुत सरल है। कहते हैं यह विडंबना, यह मतलब इस तरह से वो चिढ़ाना कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि कवि का जीवन बहुत सरल है, स्वभाव बहुत ही सरल है। इस स्वभाव के कारण उन्हें जमाने ने धोखा दिया खाया है, जमाने से उन्होंने धोखा खाया है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि मेरा जीवन इतना सरल है, मेरा स्वभाव इतना सरल है, इसके बावजूद मैं उनके हंसी का पात्र बनूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि का कहना है कि उन्होंने हसीन लम्हे जो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे। यहाँ इस लाइन में कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, जो अपनी प्रेमिका के साथ मैंने जो हसीन लम्हे बिताए थे या प्रेमिका के साथ हंसकर की गई मीठी बातें उनके निजी अनुभव हैं, वो किसी और को बताना नहीं चाहते। ये तो उनकी पूंजी है। पूंजी मतलब जो क्षण उनके सुख के थे वो उनकी पूंजी है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, ये तो उनकी पूंजी है और इन पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। वो नहीं चाहते कि ये मेरे जो अच्छे लम्हे हैं, जो मेरे सुखद अनुभव हैं या क्षण हैं, उनको मैं दुनिया के सामने अपनी आत्मकथा लिख करके उजागर करूं। उन पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। ये उनका कहने का मतलब है कि जो मेरे जीवन में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में मैं दुनिया के सामने अपनी आत्मकथा रख सकूं। जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ उस पर मेरा अधिकार था। ठीक है, आगे अगला पद देखते हैं।
कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी जिन सुहाग मधु माया में। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। पहले इनके शब्दार्थ भी देख लो। स्वप्न, सपना, आलिंगन, गले लगना, अरुण, लाल रंग, ऊषा, भोर, अनुरागनी मतलब प्यारी। अब प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाते हैं, जैसे मिला वह कहाँ सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, जिसको मैं सपनों में देखता हूँ, और सब कभी कभी वो सपना देखते, वो अच्छी चीजें देख रहे हैं, लेकिन देखते देखते एकदम से सपना टूट जाता है, उसका कोई भी सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैला करके अपनी उन सुखों को गले लगाना चाहा, जब तक उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। मतलब यहाँ पर वो अपने प्रेयसी या प्रेमिका के बारे में, या मतलब अपने अच्छे क्षणों को एक प्रेयसी मानकर बताते हैं कि जब वो सपना देख रहे थे तब उनको सपने में आनंद की अनुभूति थी, उन्होंने हाथों को फैलाते हैं, इतने में ही उनका सपना टूट जाता है। तो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में। ठीक है। अब कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उनकी जो लालिमा थी वो किससे उधार लेती थी? ऊषा से। ऊषा मतलब भोर, जो सुबह का टाइम होता है तो एकदम लालिमा छाई होती है। तो वो कहते हैं कि उनकी जो प्रेयसी थी, उनकी जो सुंदरता थी, उनके जो कपोलों का लालपन था, वो किससे उधार लेती थी? वो सूर्य से लेते। सूर्य की जब किरणें सुबह निकलती है तो एकदम लालिमा छाई होती है, तो वो कहते हैं उनकी लालिमा उन्हीं से उधार मांगती थी। किससे? सुबह से। तो यहाँ तक आपको इतना समझ आया। और आगे अब इसका पद देख, अगला पद देखिए। हमने 4 लाइनों में देखा है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों को सुनाता मैं मौन रहूं। स्मृति मतलब याद, पाथेय संबल, और पथिक का मतलब है पंथा और रास्ता। पंथा मतलब रास्ता, और कंथा जो अंतर मन में है, जो हमारे मन में है। अब प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कि यहाँ देखो, उसकी स्मृति पाथेय बनी, थके पथिक की पंथा की। अब वो उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करके आज इस अकेले संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उनकी याद के सहारे, और उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताजा करना चाहते हो? मतलब सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मतलब जो मैंने जिया है उसको, सीवन मतलब उन बातों को क्यों उधेड़ कर ला रहे हो? ठीक है, उन बातों को क्यों दोहराना चाहते हो जिनको दोहराने से मेरे को दुख मिलता है। उनकी जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। और कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताजा करना चाहते हो। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है कि कवि का जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं और उन्होंने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे वो खुद के बारे में आत्मकथा लिख सकें। इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये कहते हैं छोटे से जीवन में कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मैं तो बहुत सीधा, मतलब बहुत सरल स्वभाव का इंसान हूं, मैं बहुत ही सीधा हूं, तो मैं इस जीवन की ऐसी क्या आत्मकथा लिखूं? क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? तो इसीलिए वो चुप रहना चाहते हैं और चुप रहना उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की गाथाओं को वो सुनते और
पढ़ते हैं। लेकिन जो इंसान अपने आप में सरल स्वभावी होता है, वो क्या चाहता है कि मैं अपने बारे में किसी को न बता के मैं दूसरों की जो आत्मकथा है उनको मैं सुनता रहूं और पढ़ता रहूं। तो आशा करती हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये जो आत्मकथा है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ, अब इसी के माध्यम से जो अगली वीडियो में लेके आऊंगी उसमें प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।